डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में केवल बायोलॉजी की जनरल कंसेप्ट्स की बात की, इसकी ब्रांचेस की बात की। आज अब हम प्लस वन के फर्स्ट चैप्टर की ओर चलने जा रहे हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड का मतलब हुआ कि हमारे इस वर्ल्ड में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अब सबसे पहले हम इस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। जैसे आपको पता है कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पे लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे अगर हम माउंटेन्स की बात करें, रिवर्स की बात करें, एक तरफ फॉरेस्ट की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो दोनों तरह के कंपोनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में है। पर क्योंकि हमारा चैप्टर लिविंग के साथ डील कर रहा है तो हम ये कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। अब कल भी हमने बात की थी कि लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। आज हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की चर्चा करेंगे कि वो कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। तो अगर हम इनकी चर्चा करें तो सबसे पहले अगर हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करना चाहेंगे तो दैट इज़ ग्रोथ। अब ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल का मतलब हुआ इरिवर्सिबल चेंज इन नंबर और साइज, दैट इज इंक्रीज इन मास और नंबर। मतलब क्या हुआ? ग्रोथ जिसे वृद्धि भी कहते हैं, ये क्या है? किसी चीज़ का यदि उसके अंदर जैव मास की मात्रा बढ़ जाए या संख्या में वृद्धि हो तो इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ क्या हुई? इरिवर्सिबल चेंज इन ए नंबर और साइज। अब अगर हम बात करें तो ग्रोथ कैसे होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी स्टडी किया कि बहुकोशिक या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके शरीर में एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। मतलब जो सेल्स हैं उनका नंबर एक से ज़्यादा होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, दे ग्रो बाय सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब है कि कोशिका के विभाजन के द्वारा वो वृद्धि करेंगे। 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो इनमें दो टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। अब प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। थ्रू आउट लाइफ उनके अंदर सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल्स के केस में द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, ओनली अप टू सर्टेन एज। हाँ, इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी टिश्यू की रिपेयर होनी हो तो वहाँ पे सेल्स की रिप्लेसमेंट के लिए ग्रोथ हो सकती है, सेल का नंबर इंक्रीज कर सकता है। अदरवाइज ये लाइफ के एक सर्टन एज तक ही होती है एनिमल्स की अगर हम बात करें। अब जो सेल डिवीज़न है वो जैसा मैंने बताया कि एनिमल्स में हो सकता है टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स और डैमेज सेल। अब इसी इंक्रीज को हम क्या मानते हैं? ग्रोथ मानते हैं। पर अगर हम सेलुलर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे केवल नंबर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीज करते हैं, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है, तो नया ऑर्गेनिज्म उनसे बनता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आप देखते हैं कि जैसे माउंटेन्स है या हमारे पास
जो सैंड माउंट्स है, रेत के पहाड़ हैं, टीले हैं, वो क्या करते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। पर दोनों में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अगर हम लिविंग की बात करें तो इसमें ग्रोथ जो होगी वो इनसाइड से होती है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से होती है। सेल नंबर अंदर बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है। और अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वो कहाँ से होती है? आउटसाइड से होती है, फ्रॉम द आउटसाइड। जो मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, जैसे रेत है, आप देखेंगे कि रेत के पार्टिकल बैठते जाएंगे और एक बड़ा टीला बन जाएगा। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। सजीव वस्तुओं के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज़ फ्रॉम द इनसाइड। मतलब अगर ग्रोथ इनसाइड से तो लिविंग की बात करते हैं। अगर वहाँ पे एकोमुलेशन हो रही है, मतलब ढेर एक किस्म का इकट्ठा हो रहा है, तो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। पर इससे एक चीज़ क्लियर तो हुई कि ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी हो सकती है। हालांकि हमें कंडीशंस बतानी पड़ेगी कि इनसाइड से कि आउटसाइड से हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, जो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन या प्रजनन कहते हैं। मतलब माता पिता से बच्चों का उत्पन्न होना जनन कहलाता है, या जनकों से संतति का उद्भव भी जनन कहलाता है। तो अगर हम इसको ऐसे बात करें तो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब हुआ संतान। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी possessing more or less possessing features more or less similar to the parents। मतलब क्या हुआ कि माता पिता से ऐसे संतान उत्पन्न होना जिनके लक्षण माता पिता की तरह हो, तो उस प्रक्रम को कहते हैं रिप्रोडक्शन। या सीधा आप बोल सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एग्जिस्टेंस को बचाते हैं और स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। क्योंकि अगर आगे अपनी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएंगे तो वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज। तो माता पिता से बच्चों का जन्म क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब अगर हम बात करें तो इसमें लोअर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे यूनिसेलुलर की हम बात करें, तो वहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे एक अमीबा से दो बने तो इसका मतलब नंबर चेंज हुआ, एक से दो बने, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को आप सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे के वो पर्यायवाची है। वहाँ पे ग्रोथ का मतलब भी वही है और रिप्रोडक्शन का मतलब भी वही है। क्योंकि ग्रोथ में हमने दो डेफिनेशन दी, या तो साइज में इंक्रीज करती है, नंबर में इंक्रीज करती है, या मास में इंक्रीज। तो यहाँ पे ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें। और एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम बात करते हैं म्यूल्स की, या हमारे ह्यूमन के केस में भी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, या हम वर्कर बीज की बात करें जो कि स्टराइल होती है। स्टराइल का मतलब होता है कि इनसे संतान उत्पन्न नहीं होती। आप जानते हैं म्यूल जिन्हें खच्चर कहते हैं, तो उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होती, या हम ऐसे माता पिता ऐसा जोड़ा जिसके बच्चे नहीं होते, जिसे बांझ भी कहते हैं, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। तो इसका एक और हम कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं कि केवल रिप्रोडक्शन को ही हम एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। हालांकि ये क्लियर है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म
क्या होते हैं, ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जिसको हमने देखा हो कि वो सेल्फ डुप्लीकेट कर रहा है, मतलब अपनी तरह नए जीव बना रहा है या वो जनन कर रहा है। फिर भी हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का एक ही मतलब होता है, और दूसरा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होती ही नहीं पर फिर भी वो लिविंग होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है मेटाबॉलिज्म। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल मतलब उसकी बॉडी जो है, बॉडी इज मेड अप ऑफ केमिकल। अब क्या होता है, ये केमिकल बनते भी रहते हैं और दूसरे केमिकल्स में चेंज भी होते रहते हैं, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे हमने कल भी बात की कि बायो का मतलब लाइफ होता है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी जीव होता है उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स बनते भी रहते हैं और दूसरे केमिकल में चेंज भी हो सकते हैं। इन रिएक्शंस को बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रही है, जिनमें नए केमिकल बन भी रहे हैं और वो केमिकल किसी दूसरे केमिकल्स में चेंज भी हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऐसी रिएक्शंस होती रहती हैं, एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिज्म को अगर हिंदी में देखें तो जय प्रक्रम होता है। तो मानव शरीर या कोई भी जीव के शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होती है, जो अभिक्रियाएं होती है, उन सब के टोटल को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द सम टोटल ऑफ all reactions taking place inside the organism। अब इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती है। कैसी होती है, जैसे कई चीज़ों का निर्माण होता है और कई चीज़ें जो है वो टूट रही होती है। तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, जुड़ने वाली अभिक्रियाएं भी और टूटने वाली अभिक्रियाएं भी आती है। द सम टोटल ऑफ ब्रेकिंग अप एंड बिल्डिंग अप रिएक्शंस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस प्लस बिल्डिंग अप रिएक्शंस फॉर्म द मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, हालांकि इनको बॉडी के बाहर भी डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है, पर इसका ये मतलब हुआ कि अगर बाहर इनको करें तो ना हम उनको लिविंग माने ना नॉन लिविंग माने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटाबॉलिज्म है इसको हम एक डिफाइनिंग फीचर ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो मेटाबॉलिज्म कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर करने जा रहे हैं, दैट इज एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, एक नया वर्ड मैं आज आपको बता रहा हूँ, इरिटेबिलिटी। ये इरिटेबिलिटी क्या होता है? इरिटेबिलिटी होती है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होते हैं? जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो उद्दीपन क्या होते हैं, स्टिमुलाई क्या होते हैं? कोई भी एनवायरनमेंट में जो चेंजेज होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्टिमुलाई। जैसे क्या हुआ, जैसे आप देखते हैं कि अगर आपको कहीं किसी गर्म चीज़ पर आप अपना हाथ रखते हैं तो हाथ एकदम पीछे हट जाता है, तो वो जो गर्मी है वो एक किस्म का स्टिमुलस है, और जो आपने हाथ पीछे किया वो रिस्पॉन्स है। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक एबिलिटी होती है दैट इज टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई। वो उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। अब ये सबसे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। अब ये जो स्टिमुलस है वो कैसा हो सकता है, या तो फिजिकल भी हो सकता है, या केमिकल भी हो सकता है, या बायोलॉजिकल भी हो सकता है। मतलब स्टिमुलस
स्टिमुलाई प्लूरल में हम देखें उसको तो इट मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें या हमारी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे आपको पता है कि अगर गंध का पता लगाना हो तो हम नाक से लगाते हैं, किसी चीज़ को देखना हो तो आँखों का यूज़ किया जाता है, टेस्ट के लिए जीभ होती है और टच के लिए स्किन होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की बॉडी क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे लाइट हो गई, वाटर हो गया या टेम्परेचर हो गया और पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, और इसको हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं कि कॉन्शियस होते हैं हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस कॉन्शियसनेस को एक डिफाइनिंग फीचर लिया जा सकता है। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि चाहे कोई भी जीव हो, सिंगल सेल्ड हो, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दैट इज दे रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अब ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल द केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी, दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। चाहे अब एक और अगर हम बात करना चाहें, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल एंटर करता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई केमिकल, कोई सब्सटेंस एंटर करता है तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम अपने प्रति अवेयर होते हैं। ह्यूमन बींग्स ही केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म है विच आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब हमारे में सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्शियसनेस है that can be taken as the defining feature of a living organisms or living things। पर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम बात करेंगे एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। अब ह्यूमन बींग क्या हुआ, मान लिया जाए वो कॉमा में चला गया, कॉमा में चला गया तो उसको ऐसी मशीन में रखा जाता है जो एज अ हार्ट या लंग्स की तरह वो काम कर रही है। उसको सारी एक्टिविटी उसके बॉडी के अंदर चली हुई, पर वो अपने प्रति कॉन्शियस नहीं है। तो क्या हम उसको लिविंग कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन के बिना, ऑर्गन सिस्टम के बिना कुछ नहीं है। ऑर्गन सिस्टम की आपस में इंटरेक्शन होती है तब जा कर के ऑर्गेनिज्म होता है। और ऑर्गन सिस्टम खुद कुछ नहीं है, उसके अंदर ऑर्गन्स है। अंगतंत्र बिना अंगों के काम नहीं कर सकता, और अंग जो है खुद ऊतकों के बिना काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गन्स आर द इंटरेक्शंस बिटवीन द टिश्यूज, और टिश्यू जो है वो सेल्स के बिना काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो गुण एक टिश्यू के अंदर होंगे वो उसके इंडिविजुअल सेल्स में नहीं होंगे, बल्कि इन सेल्स की इंटरेक्शन जब आपस में होंगी तो एक टिश्यू बनाएंगे। तो जो इंडिविजुअल, मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक टिश्यू है तो उसमें जो प्रॉपर्टी है वो उसकी सेल्स में तभी होगी जब वो आपस में इंटरेक्ट करके वो टिश्यू बना देंगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। जैसे हम सेल की बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका कोशिकांगों के कारण जो है वो काम करती है, जबकि कोशिकांग जो है इंडिविजुअली वो रोल प्ले नहीं कर सकते। इसी तरह से जो ऑर्गेनेलीज होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स भी जब एक किसी
कोशिकांग में किसी ऑर्गेनेली में एसोसिएट हो जाता है या आपस में इंटरेक्ट करके एक ऑर्गेनेली बनाते हैं, तब वो फंक्शनल होता है। तो इसका मतलब है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके लिए इंटरेक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो लास्ट में हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि द लिविंग फिनोमेनन इज ड्यू टू इंटरेक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज। तो इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्शंस ऑफ सेल्स और टिश्यूज की वजह से है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उसके इंडिविजुअल सेल्स में या टिश्यूज में प्रेजेंट नहीं हो सकती। इट इज़ ऑल ड्यू टू द इंटरेक्शंस बिटवीन वेरियस मॉलिक्यूल्स, वेरियस सेल्स, वेरियस टिश्यूज, वेरियस ऑर्गन्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच मेक्स अ थिंग लिविंग। तो आज हमने जो टॉपिक किया, अब हम इसको थोड़ा सा लास्ट में रिवाइज करेंगे। आज हम पहले चैप्टर की ओर जा रहे हैं और जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो अब इस लिविंग वर्ल्ड में हम इस चीज़ की बात करते हैं कि लिविंग क्या होता है। तो हमने बोला कि लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनमें ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है और एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट होती है और इवन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जिसमें हमने बात की कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम इतना डिफाइनिंग फीचर्स नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमने एग्जांपल दिए कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में उनका मतलब एक ही होता है और ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है, हालांकि उसका जो कंसेप्ट है वो अलग अलग है। फिर हमने बोला कि जो किसी बॉडी के अंदर जो सारी रिएक्शंस होती है उनके सम टोटल को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। मेटाबॉलिज्म इज एन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि जो कॉन्शियसनेस है वो है मेन डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट। फिर इसमें भी हमने एक चीज़ ये जरूर की कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ ऑल ड्यू टू द इंटरेक्शंस ऑफ सेल्स, टिश्यूज, मॉलिक्यूल्स एंड इट व्हेन इट बिकम ऑर्गेनाइज्ड ओनली देन इट इज़ लिविंग, अदरवाइज इट इज़ नॉन लिविंग। तो इस तरह से आज हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेंगे और उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।